Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So first we'll be talking about South China Sea. ये हर महीने ही न्यूज़ में रहता है. तो ये एक रीफ है, व्हाइट सैंड रीफ इन द साउथ चाइना सी, जो अभी न्यूज़ में है. एंड ये जो साउथ चाइना सी का एरिया है, ये इट्स बिन क्लेम्ड बाय चाइना अलोन. लेकिन और जो कंट्रीज़ हैं इस सी के आसपास, वो कहती हैं कि हमारा भी हक है इस पे. लेकिन चाइना अपनी ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वहाँ पे कर रहा है और एक तरीके से पूरे सी को कंट्रोल करना चाहता है. अब ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है. ऑलमोस्ट 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर्स का एनुअल ट्रेड होता है इस रास्ते से. जो इसको कंट्रोल करेगा तो ऑब्वियसली वो इस ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा. लेकिन कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं सी के, वो चाइना अभी ओवरराइड कर रहा है. तो इसीलिए ये डिस्प्यूट है. ये हमेशा डिस्प्यूट में ही रहता है. तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपस में डिबेट कर रही हैं इस सी के लिए? वो है ब्रूनी, मलेशिया, फ़िलीपींस, ताइवान, वियतनाम और ऑब्वियसली चाइना तो है ही है. ये मैप देखो आप, इसमें जो जो है, जैसे स्पार्टली आइलैंड्स बहुत न्यूज़ में रहता है. अगर क्वेश्चन आएगा स्पार्टली आइलैंड्स कहाँ है, साउथ चाइना सी में है. व्हाइट सैंड रीफ कहाँ है, साउथ चाइना सी में है. ये जो सेकंड वाला मैप है, इसमें आप एक ये मरून कलर की लाइन देख रहे हो, जो कि लेजेंड में लिखा है एक्सटेंट ऑफ चाइनाज क्लेम. इसको 9 डैश लाइन भी कहते हैं. तो जस्ट स्टडी दिस मैप केयरफुली एंड ट्राई टू रिमेंबर कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्री कहाँ पे है. इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. द नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है लिमिटेड मैनर में. केस कौन सा था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह. एंड द जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 20th, 2021. जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन February 15th, 2012. और इसने बहुत सारी चेंजेस लाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड. इस अमेंडमेंट ने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको ऐड किया टू द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19(1)(c, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड देयरफॉर एलिवेटिंग इट टू अ फंडामेंटल राइट. पार्ट 9B भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें जो गवर्नेंस की टर्म्स हैं वो लिखी गई. अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 रिलेट्स टू द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और कुछ तरीका होता है अमेंडमेंट करने का. इट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो लोकसभा या राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी मेजॉरिटी, और जो मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी. लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके लिए भी एक अलग से स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है अमेंडमेंट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अमेंडमेंट्स स्टेट्स सेंटर स्टेट रिलेशंस को चेंज करने की बात करती हैं, मोस्टली दैट अमेंडमेंट नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स. जितनी भी स्टेट्स हैं, कम से कम आधे लेजिस्लेचर्स उनके उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करने चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाएगी. और यही रिक्वायरमेंट जो थी, इसी की वजह से 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज की गई. जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको हम पॉलिटी में और हिस्ट्री में दोनों में पढ़ेंगे. लेकिन अभी तब से ऐसा माना जाता है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, दे शुड बी कंट्रोल्ड एट द स्टेट लेवल एंड नॉट एट द सेंट्रल और यूनियन लेवल. तब भी 1919 की अगर हम बात करें, तब भी जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको प्रोविंशियल लिस्ट में ही ऐड किया गया था, जिसको आज हम स्टेट लिस्ट कह सकते हैं.
7th शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो जिन्होंने ये चैलेंज किया अमेंडमेंट हाई कोर्ट में, उन्होंने आर्गू किया जो पार्ट 9B ऐड किया गया है इंसर्टेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उन्होंने ये कहा है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो स्टेट की पावर है, उस पर एक किस्म का ये अटैक है, क्योंकि कुछ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन स्टेट लेजिस्लेचर पे लगाएगी टू लेजिस्लेट इन अ पर्टिकुलर वे उन एरियाज़ में जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर को फ्रीडम होनी चाहिए अपने आप से चीज़ें लेजिस्लेट करने की। और कोर्ट ने जब एग्ज़ाम्पल लिया 73rd और 74th अमेंडमेंट्स का, जिसमें जो 73rd अमेंडमेंट है इट रिलेट्स टू पंचायत्स और जो 74th अमेंडमेंट है इट रिलेट्स टू म्यूनिसिपैलिटीज़। तो जो वो लेजिस्लेशन, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, that was ratified by state legislatures and it had almost similar impact on the legislative power of states जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिलेटेड। और कोर्ट ने ये देखा कि तब तो स्टेट्स ने रेटिफाई किया था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है, इसमें ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया and therefore the amendment was struck down in a limited manner। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डिस्टिंक्शन भी की गई थी कि एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गो डीपर इनटू द क्वेश्चन ऑफ वेदर द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड रैटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बट इन केस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द जजमेंट इज़ कन्फाइंड टू प्रोसीजरल लकूना, कि तुमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया प्रॉपरली। इन द नेक्स्ट सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है बट अभी आया द डिजायर्ड वाटर क्वालिटी इन द रिवर फॉर बाथिंग पर्पसेस इज दैट इज रिवर हैविंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD of less than 3 mg per liter and dissolved oxygen of more than 5 mg per liter। अब BOD और DO हमने ये पहले एक स्लाइड में अच्छे से डिस्कस कर रखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट स्लाइड, किसी मॉड्यूल में होगा पिछले, प्लीज़ गो बैक एंड चेक। और जो फीकल कॉलीफॉर्म लेवल है वाटर में इज़ 500 मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml और लेसर एज पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। IUCN ये कहता है कि जो इन्वायरमेंटल फ्लो है, इन्वायरमेंटल फ्लो किसी दरिया का, वेटलैंड का या कोस्टल जोन का, वो है जो पानी उसमें है ना, पानी उतना पानी होना चाहिए कि उसका इकोसिस्टम मेंटेन हो जाए और उसके बेनिफिट्स भी हों, जब उस पानी को यूज़ करने वाले और भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब रिवर से हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिवर का पानी हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उतना पानी होना चाहिए कि रिवर अपने आप को सस्टेन कर पाए, एक इन्वायरमेंटल फ्लो होना चाहिए। तो उसी अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसको जितना पानी चाहिए, जबकि हम उसके लिए और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उस फ्लो को इन्वायरमेंटल फ्लो कहते हैं। और दूसरा, हमने कल परसों की किसी मॉड्यूल में पढ़ा था कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को, ये सब पढ़ा था ना, तब तक तो 39 थी, अब एक और ऐड हो गई है धोलावीरा इन गुजरात, which is the 40th Indian site on UNESCO's World Heritage List. So we'll be talking about Indus Valley Civilization in the history module, जो कि एक दो दिन में लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं हिस्ट्री और सब्जेक्ट्स की। I'll talk about that in that. So guys, please go through these slides. These are very important topics, and tomorrow we'll be back with another set of articles. Thank you very much. You have a great day.